बच्चों आवाज आ रही मेरी? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम मस्त, एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई चल रही बच्चों? पेपर है ना तुम लोग का 21 तारीख को? यस सर। तैयारी है ना पूरी? यस सर। आएंगे ना 45 के 45 करेक्ट? 50 करेंगे पूरे। पूरे 50? अरे यस सर। कोई भी 45 चेक कर लो है। गुड अरे मॉर्निंग। जलवा है भाई तुम लोग का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे गुड मॉर्निंग राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सर। सर गुड मॉर्निंग। बोलिए बेटा बोलिए। सर उसमें सर मोशन एंड प्लेन पूरा लिखना है, उसमें टॉपिक नहीं लिखना है, लेकिन मोशन एंड प्लेन में सर सर्कुलर मोशन दी है तो वो आएगा या नहीं? नहीं नहीं क्योंकि बेटा, उसमें डिफरेंशिएट नहीं दिया है। नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा है ना, आपको नहीं आएगा। ओके जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? ऑल फाइन, व्हाट अबाउट यू? फाइन सर, यू आर फाइन सर। फर्स्ट चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है बच्चे, आप बताइए कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। चलिए चलिए। और बताइए बच्चों, जीवन में क्या चल रहा है? पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो हम लोग रोज कर ही रहे हैं बच्चों। वैसे तुम लोग का जैसे, गुड मॉर्निंग, 6 घंटे तो बच्चों यहीं चला जाता है। 9 से लगभग 3:15 तक आपकी क्लास होती है ना? 9 से 3:15 तक। यस सर। फिर आप लोग जैसे 3:15 बजे, गुड मॉर्निंग। सर पढ़ाई भी अच्छी सर, बाकी अच्छी सर। सर आपके बाल अच्छे हैं? मेरे बाल क्या बेटा? सर उसके बाल सर पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में वो पढ़ लेते हैं सर। अच्छा, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं? ऑलराउंडर। नहीं नहीं, बढ़िया। एक्चुअली बच्चों मैं तुम लोग को बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की हम लोग, तो 10वीं के बाद से तुम जानते हो कि मैथ तैयारी करो इंजीनियरिंग की, तो तैयारी की 11वीं 12वीं। और फिर गुड मॉर्निंग, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में एक ऑप्शन होता है कि आप एक आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हो। तो उसमें, और आपके पास चॉइस नहीं होती, कंपल्शन होता है कि एक आर्ट का लेना ही पड़ेगा। तो उसमें मैंने शादी हो गई? अरे शादी, हाँ शादी हो गई, लेकिन शादी का तुम अभी अचानक से कैसे प्रश्न उठ गया? गुड मॉर्निंग। हैं? तुम्हारी हो गई? नहीं हुई सर। दुखी हो क्या इस चीज को लेके? नहीं सर, कोई नहीं है। नहीं, दुखी नहीं होना है सब, हैं? डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर बनो, हैं? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो बढ़िया, फिर सब शादी वादी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? हाँ, और तो बढ़िया ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, डॉक्टर बन जाओगे तो हमारे पास भी थोड़ा कहने के लिए रहेगा कि अरे भाई लड़का डॉक्टर है। अब ऐसे रहोगे फिर देख, हैं? लेकिन पूछ रहे थे आपकी हो गई क्या? हमारी तो हो गई भैया, डन एंड डस्टेड। ठीक। तो हाँ, मतलब क्या होता था कि उसमें ना फर्स्ट ईयर में एक आर्ट का सब्जेक्ट लेना होता है। तो जय श्री राम। तो मैंने आर्ट का सब्जेक्ट लिया था हिस्ट्री। तो दिन भर हम लोग बहुत, मतलब सुबह से शुरू होती थी क्लासेस, पहले फिजिक्स पढ़ाते थे, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर बेसिक मैकेनिकल, बेसिक सिविल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। शाम को लगभग 3:30 4 बजे वो क्लास होती थी हिस्ट्री की। और जो हमारे सर थे हिस्ट्री वाले कॉलेज में, वो पढ़ाते बहुत बढ़िया थे। तो जब उनकी क्लास में बैठते थे और वो हिस्ट्री की बताना शुरू करते थे कि भाई ये वॉर हुई, उसका कारण ये था, एम ये था, तो इतना बढ़िया लगता था बच्चों। मतलब पहली ऐसी क्लास होती है जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल सुनते रहना है क्या है, और इमेजिन करो कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत बढ़िया लगता था। तो ये अच्छी बात है बच्चों कि मतलब आप अपने साइंस के अलावा अगर कोई आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत दिन में, और आप उसके लिए समय निकाल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हालांकि हमारे एग्जाम का नेचर कुछ ऐसा है कि समय नहीं मिल पाता है, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बोलिए। इंटरेस्ट तो सर बहुत हो गए। अरे बहुत, किसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा? ए पागल, किसमें पढ़ाई के अलावा और कहीं इंटरेस्ट नहीं भाई? कहाँ और रखे हो इंटरेस्ट? अरे सर बहुत काम आते थे। अरे किसमें है? एक आध बताओ। शायरी, क्या बात, शायरी में इंटरेस्ट, सुना दो फिर एक आध। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। वाह वाह भाई वाह। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। अगर तो इत्तिफाकन मिल भी जाए, अगर तो इत्तिफाकन मिल भी जाए, तेरी फुर्सत के सदमे कम न हो। क्या बात है। वाह 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 भाई वाह। सर, एक और शायरी।
आप सुनाइए। नहीं मैं बच्चों मैं ना मैं शायरी वायरी में अच्छा कि आप हंसते हुए इतनी क्यूट से लगते हो ना, तो आप में एक शायरी है। हाँ सुनाइए आप कि आप गुलाब जैसी हो, जी गुलाब लगते हो। जी कि आप गुलाब जैसी हो, जी गुलाब लगते हो। जरा सा मुस्कुरा दो आप तो लाजवाब लगते हो। क्या बात वाह क्या बात अच्छा मेरी बारी आ गई ये आपके लिए थी, बस आप मैं आपके लिए खराब हूँ। थैंक यू हाँ थैंक यू हाँ 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 अपने दोस्त से कहा है कि बहुत सारी बच्ची- एक एक करके बोलो तो सबकी आवाज आएगी, साथ बोलते हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता तो आपके लिए आपके लिए हाँ चलिए सूरज नहीं मैं अरे भैया भाई घर में मेरा घर में सेटअप है और मेरी जो गृह मंत्रालय है वो बगली में है, सिंगल लिंगल नहीं, नहीं तो कहेंगे क्या बताते हो तुम क्लास में। सिंगल नहीं भैया, शादी हो गई है, शादी हो गई है हमारी, ठीक है, सिंगल लिंगल नहीं। हाँ बोलिए। मैंने अपना दोस्त से कहा है, दोस्त मत करे मशीनाओं से मोहब्बत। क्या मैंने बात अपने दोस्त से कहा है, दोस्त मत करे मशीनाओं से मोहब्बत। ये आपके और बात है, दोस्त से बात किया करती है। मैंने देखा है दिल वाली की आपको सही कहा करती है। बहुत हाँ बोलिए प्राइवेट करते चीज सर, आप मुझे से डरते हो क्या? भैया। हाँ बिल्कुल डरते हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई बुराई थोड़े ही है। हम एक बार हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा इसमें क्या होता है कि आदमी का ध्यान जो है खुलता है, इससे इंसान का दिमाग जो है रोशन होता है और आदमी बहुत सारे चीजों को देखता है, बिल्कुल सही बात करता है, सही बात अपने माशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में। राइट। और सब पढ़ने के साथ साथ इंसान का दिल भी जो है उससे बदलता है कि यार हमें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी बल्कि लोगों की फिक्र करनी है, इंसानों की फिक्र, जिशान आप सोसाइटी ये डॉक्टर वॉक्टर की लाइन में क्यों आ रहे हो, आप थोड़ा लेखक वेखक की साइड क्यों नहीं जा रहे? हमने बहुत सारे आर्टिकल से पहले जो है हाँ, बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। हाँ, और तकरीबन एक किताब हो चुकी होगी, इतना आर्टिकल लिखे। अरे क्या बात अरे एक लाइन और है सर। ए, अभी आपको ऐसा लगे हाँ, अभी आपको ऐसा लगे कोई व्यक्ति आपको ना परेशान हो गया है हाँ, तो सुना सर इनका आर्टिकल पढ़ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है तो लाइन को भूल जाओ और अगर लाइन इम्पोर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाओ। अच्छा ठीक है वाह भाई वाह। चलो बहुत बढ़िया बच्चों तुम लोग। यार मैं तो सोच रहा था कि हमारे बच्चे केवल जो है पढ़ाई वढ़ाई में ही अच्छे हैं, तुम लोग तो मल्टी टैलेंटेड हो। बोलिए बेटा। अरे पढ़ाई तो सेकेंडरी है सर। हाँ बोलिए। सबसे बात हो गया बोलिए सर, मैं आपके पास है। मैम। हाँ साथ ही में रहते हैं बेटा गाड़ी हाँ नहीं को देखना है। हाँ हाँ बिल्कुल मैं मिलवा दूंगा आप लोगों से, लेकिन अभी थोड़ा कहीं व्यस्त व्यस्त है वो, मैं मिलवा दूंगा आप लोग। हाँ नंबर आ रहा है गाजीपुर का सर, लेकिन 2 मिनट बनवा दीजिए। मैं मिलवा दूंगा, मुझे कुछ है नहीं समस्या, रुको। क्या करिए आप नहीं सुन पा रहे हैं हाँ सुन पा रहे हैं, एक सेकंड रुको। ठीक है आप इतने सीरियस, अच्छा अच्छा ठीक है इतने सीरियस मत। नहीं सीरियस जैसी बात आई और कंप्लेन कर चुके हैं आपकी संस्था से। हाँ, आपकी क्या? सभ्यता से चल रही थी, आप ऐसे किसी भी बच्चे को प्रश्न नहीं देते, आपके भी 400 में से करने लगे तो ये ना अरे क्या हो गया आपको, क्या समस्या बताइए, आप मुझसे बताइए क्या समस्या। हाँ मैं हूँ शांत हो जाओ, मैं हूँ बच्चों यहाँ पे, तुम लोग आपस में नहीं करो। मैम से मिलवाइए। हाँ मैम मैं देखने गया था अभी, है नहीं, मैं मिलवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। हाँ तो जब वो हाँ हाँ
बिल्कुल, अब उनकी भी तो इच्छा होनी चाहिए तुम लोगों से मिलने की। तो क्यों नहीं होगी सर? नहीं, अभी वो है नहीं। मैं सुबह-सुबह का समय है, थोड़ा वो भी अपना व्यस्त रहते हैं। आएँगे तो मैं बिल्कुल आपको मिलवा दूँगा, ठीक है? और ठीक है, और ठीक है बच्चों, थोड़ा-सा आप लोग जो भी जिनको भी तकलीफ हो रही थी, ऐसा देखिए थोड़ा बहुत लाइट मूड होना चाहिए। रोज़ तो आके हम लोग शुरू हो जाते हैं, मशीन तो नहीं, कभी-कभार थोड़ा तुम लोगों से भी बात करना अच्छा होता है ना? तुम लोग के बारे में तो जानने को मिलता है। जैसे अभी ज़ीशान के बारे में जानने को मिला कि भाई शायरी लिखते हैं, और तुम लोग के बारे में एक थोड़ा इतने टैलेंटेड हो तुम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। पर ये बच्चों अच्छी है। बात है कि आप अगर आप किसी और चीज़ में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो बिल्कुल है, उस चीज़ को आप करिए। जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे जैसे शायरी लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, और बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो किसी न किसी जैसे इंस्ट्रूमेंट को कुछ अच्छा बजाते हैं, है ना? जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, या किसी की सिंगिंग का शौक रहता है। तो बच्चों अगर आप में कोई भी इस टाइप की चीज़ है, कुछ लोगों को आर्ट बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ उसको जाने मत दीजिए। बहुत कम लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है कि जिनको कुछ जो जो क्रिएटिव होते हैं। जैसे आप लोग मुझसे कह देते हो कभी-कभार कि सर शायरी लिख दीजिए या शायरी सुना दीजिए। अब मैं उस चीज़ में मेरा अच्छा नहीं है बच्चों। अगर मैं सुनाऊँगा भी तो कहीं से इंटरनेट से खोज-खाज के आपको सुना दूँगा। लेकिन वो मेरा पर्सनल क तो मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूँ। मुझे वो ऐसे थॉट्स नहीं आते। जैसे मेरे कज़िन है, वो बहुत अच्छी कविताएँ लिखता है। मतलब उसकी आप कविताएँ देखो, 2 लाइन बोलेगा, इतने गहरे थॉट्स होते हैं उसमें। तो अब वो नेचर है, उसको वो पढ़ता है और उसको ऐसे थॉट्स आते हैं, वो लिखता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत डिमांडिंग है, बहुत पढ़ना पड़ता है। आप 9 बजे आते हो सुबह, दोपहर 3:30 बज जाते हो, उसके बाद भी आपका चैन नहीं है, उसके बाद होमवर्क करना है, जो सीखा है क्लास में उसकी प्रैक्टिस करना है, और फिर मॉक होते रहते हैं हर दूसरे, तो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन कोशिश करिए, अगर ऐसा कोई टैलेंट है आपके पास, ऐसी कोई आर्ट है, तो उसको प्लीज़ जाने मत दीजिए। वो कुछ भी हो, है ना? उसको थोड़ा-सा समय दीजिए, दिन में आधे घंटे, 45 मिनट, रोज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो हर 2 दिन में दे दीजिए। लेकिन उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को वो चीज़ें मिलती हैं, और वो बहुत अच्छी होती हैं बच्चों। कई बार समय ऐसा आता है कि हम उतना अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी कारणवश। वो कोई भी वजह हो सकती है, कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या कई बार कुछ भी वजह हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और हम अच्छा नहीं फ़ील कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो आर्ट आपके पास है, और आपके जीवन में कोई ऐसा समय आता है जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आप चीज़ें कर सकते हो। आप उस आर्ट को, आप कविताएँ लिख सकते हो, शायरी लिख सकते हो, या उनको पढ़ सकते हो जो आपने पहले लिखा है, या हाँ, हाँ। तो वैसे आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये बच्चों, वो आर्ट को प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू करिए, जो भी आपके पास है वो गॉड गिफ्टेड रहता है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जो भी आपके पास आर्ट है, कोई बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स का खेल लेते हैं, कुछ गेमिंग में अच्छे हैं, जो भी आपके पास टैलेंट है, उसको रखिए, है ना? आपके पास कभी ऐसा लो फेज़ आता है लाइफ़ में, तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको मायने रखती हैं, बहुत अच्छा फ़ील कराती हैं। ख़ैर, आ जाओ बच्चों, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो कल बच्चों हम लोगों ने जो बात, हाँ बोलिए बेटा। जो हमको ऑफ होने थे। हाँ ठीक है, मैं मिलवा दूंगा, आप लोगों को मिलवा दूंगा, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। बट अब ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करो, क्योंकि वो भी जैसे उनका भी काम वाम रहता है, व्यस्त रहते हैं। अगर मेरे क्लास रहते तक वो रहे तो मैं जरूर आपसे मिलवा दूंगा, ठीक है? बाकी रोज तो हम लोग मिलते हैं, किसी दिन मैं उनको कह दूंगा तो मिल लेंगे, उसमें जब क्या है। तक 2 क्लास है, लास्ट क्लास में मिलवा देगा। चलो चल, आओ तुम लोग, अब पीछे में नहीं पड़ जाना किसी चीज के। मैं बोला हूँ तुम लोग को मिलवा दूंगा, अब वो थोड़ा मेरे पे छोड़ दो कि मैं कब मिलवाऊंगा, ठीक है? ओके हाँ, सर। चलो आओ बच्चों, ये सवाल करो, पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलो, कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। कोशिश करो कि सबका सवाल सही हो जाए। बच्चों किसी का आंसर आ जाए तो बता सकते हो आप।
ओके ओके 5 है। 5 न्यूटन आ रहा है सबका। हम्म। बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सवाल बच्चों मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको बढ़िया एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा, है ना। थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी है कि ब्लॉक है, मास 1 किलोग्राम का, लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द, क्या बेटा? तो ये जैसे ये ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक पे बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ट्रक है और इस ट्रक पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक का मास गिवन है 1 kg। बच्चों सारे अपने आप आंसर लिख लो, है ना, जो भी आपका आंसर आया है मैं समझाऊंगा, फिर आप मुझे बताना कितने बच्चों का सही था। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg lies on a horizontal surface of the truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द ट्रक इज 0.6. What is the force of friction on the block if acceleration of the truck is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अगर बच्चों ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक जा रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। अब बच्चों देखिए, ब्लॉक इस ट्रक पे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो अगर ट्रक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ब्लॉक भी जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। अब बच्चों अगर इसमें इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, बच्चों मैं इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग को अगर क्लिक हो जाए उन क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर तो आप बताइएगा। जैसे 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, अब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों ड्रॉ करूं, तो एक तो बहुत सीधा सा हो गया कि mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, सही है, Yes, sir. ठीक। उसके बाद और कोई फोर्स बच्चों जो मैं मिस कर रहा हूं, कोई फोर्स? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की, अच्छा सूडो फोर्स। तो आप लोग इसके फ्रेम में बना रहे हैं क्या, ट्रक के फ्रेम से देख रहे हैं क्या बॉक्स को? Yes, sir. ठीक है, तो सूडो फोर्स किधर लगा दूं फिर, ट्रक के फ्रेम से देख रहे हैं तो? लेफ्ट साइड, सही है क्या बच्चों? और वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलिए सही है। और कोई फोर्स बच्चों पर रह गया, ये सारे हो गए? कोई फोर्स रह गया या सारे हो गए? सारे हो गए बच्चों, पक्का सारे हो गए? 1 2 3 फ्रिक्शन रह गया, फ्रिक्शन रह गया बेटा, सारे नहीं हुए, फ्रिक्शन रह गया, तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने फ्रिक्शन आगे क्यों लगाया बच्चों? आपको क्यों लग रहा है कि फ्रिक्शन आगे होगा या फ्रिक्शन पीछे ही होगा? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो ठीक। तो बच्चों देखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम सही है, फ्रिक्शन आगे है। तो मैं आपको 2 फ्रेम से बताऊंगा ताकि आपको पूरा आइडिया लगे। पहला तो ये ट्रक वाला फ्रेम हो गया। तो बच्चों जब ट्रक के फ्रेम से ये ब्लॉक को देखेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पर्सन है वो ब्लॉक को देखेगा, तो आपको क्या लगता है ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा या मोशन में दिखेगा, अगर ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है ब्लॉक को? तो रेस्ट पे दिखेगा। अब बच्चों रेस्ट पे दिखेगा तो देखिए, नॉर्मल और mg तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, है ना। और जो पीछे की तरफ सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है, वो आगे की तरफ लगने वाले फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा, बोलिए ठीक है बेटा, है ना। तो सूडो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये बराबर होगा फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहां से देखेंगे, 1 मास हो गया ब्लॉक का, एक्सेलरेशन 5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन आ जाएगा, बोलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखते, कोई ऑब्जर्वर है जो इस पूरी सिचुएशन को ग्राउंड से देख रहा है, तो देखिए वो कैसे सिचुएशन को संभालेगा या वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे बच्चों तो mg तो लगेगा ही लगेगा, है ना, नॉर्मल भी लगेगा। अच्छा बताओ, इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स नहीं लगेगा ग्राउंड फ्रेम से देखने? सूडो फोर्स नहीं लगेगा। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन बच्चों वही रहेगी या इस फ्रेम से देखने में चेंज हो जाएगी? ओके, क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम रहेगी या ग्राउंड फ्रेम से देखने पे चेंज हो जाएगी?
चलिए मैं थोड़ा सा और आप सर ये रहेगा। यही रहेगा, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है ना, जो रियल फोर्स होते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जो फोर्सेस रियल फोर्सेस होते हैं, जैसे नॉर्मल एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो रियल फोर्सेस होते हैं बच्चों, वो फ्रेम पे डिपेंड करते हैं या फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं? फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते बच्चों, मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। अगर फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं तो ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, नॉर्मल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं, सूडो बस डिपेंड करता है। तो सूडो कोई रियल फोर्स तो है नहीं, वो तो केवल जुगाड़ है। तो रियल फोर्सेस कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो फ्रिक्शन भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, तो फ्रिक्शन ऐसे ही रहेगा। एक और एक्सप्लेनेशन सुनिए, जो ग्राउंड फ्रेम पे इंसान खड़ा है, उससे अगर मैं पूछूं कि बताओ भैया ठीक है 1 किलोग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है, तो ये बच्चों आंसर करेगा कि 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट की तरफ जा रहा है। तो मेरा अगला सवाल होगा कि भाई ठीक है, नॉर्मल तो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे नहीं सकता, ग्रेविटी तो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, तो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन दे रहा होगा, है ना। तो इसलिए इस ब्लॉक का पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा, ठीक है। और यही फ्रिक्शनल फोर्स है, हाँ यही फ्रिक्शनल, बोलिए बोलिए। सूडो फोर्स को रियल फोर्स को नहीं बोलते। सूडो फोर्स क्योंकि रियल में होता ही नहीं। आप याद करिए वो कहानी मैंने बताई थी, 2 लिफ्ट बनाए थे, एक को ग्राउंड फ्रेम से टेंशन निकाला था, फिर लिफ्ट के अंदर से टेंशन निकाला था, है ना। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में वो एक जुगाड़ है कि न्यूटन के लॉस को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगा पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बच्चों यहाँ से 5 इंटू 1 5 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप किसी भी फ्रेम से निकालिए बच्चों, इस केस में 5 न्यूटन आएगा। अच्छा बच्चों, कभी भी आपको डाउट हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेके, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप ऐसा मान लिया करो जैसे हमें नहीं पता चल रहा है, ट्रक आगे जा रहा, ब्लॉक रखा, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, आप नहीं सोच पा रहे हो, तो ऐसा सोचा करो कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा सोचो फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, तो ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे है ना, और नीचे ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे, ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, और अब फ्रिक्शन होगा तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अगर ट्रक आगे जाएगा तो ट्रक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे, और उसका रिएक्शन ब्लॉक पे आगे लगेगा। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं सोच पा रहे हो, तो ऐसा मान लिया करो दोनों की सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन गायब है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है और ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है, ये ट्रक वाली सरफेस है, ये ब्लॉक है, अगर ये आगे सरफेस जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है, और इसका रिएक्शन फ्रिक्शन ब्लॉक पे आगे लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे, ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस तरह से आगे आएगा 5 न्यूटन। अच्छा बच्चों एक और चीज, 5 न्यूटन फ्रिक्शन, ठीक है, तुम लोगों ने बता दिया। एक और सवाल है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू स्टैटिक तो 0.6 है, नॉर्मल रिएक्शन इसका 1 इंटू जी हो जाएगा, mg के बराबर। तो बच्चों यहां से तो ये 6 न्यूटन आएगा, आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। तो सेट है। ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता 6 न्यूटन? ट्रक है वो ट्रक 5 न्यूटन लगा रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक, मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इतने की जरूरत नहीं है, जरूरत 5 न्यूटन की है, चूंकि मैक्सिमम 6 लग सकता है, जरूरत 5 न्यूटन की है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की, तो 5 न्यूटन लग रहा है, बोलिए ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम लग सकता है 6 न्यूटन, यानी बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मैक्सिमम किस एक्सीलरेशन से ट्रक जाए कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिससे ट्रक जाए और ब्लॉक स्लाइड ना करे बच्चों, वो होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि बच्चों देखिए इस बॉक्स को आगे की तरफ एक्सीलरेशन देने वाला केवल फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6 न्यूटन डिवाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 6 न्यूटन, मास है ब्लॉक का 1, तो बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप अपने ट्रक के एक्सेलरेशन को बढ़ाना शुरू करो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। उससे ऊपर अगर आपने ट्रक का एक्सेलरेशन करा तो ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि फिर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 न्यूटन ही है, उससे ज्यादा फिर वो एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज
ब्लॉक का हो सकता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है 6 न्यूटन जा सकता है। सवाल में चूंकि ट्रक को बोला गया 5 मीटर सेकंड पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा। बच्चों क्लियर है पूरी स्टोरी आप सभी को? बोलिए। ठीक है, इसमें जो भी आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। बोलिए बोलिए। और ये नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है। नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन की इक्वल कैसे, कहां पे किया मैंने नॉर्मल को फ्रिक्शन की इक्वल? ये वाले में सर हम नॉर्मल इज इक्वल टू mg, यस ये तो बराबर होगा ना बेटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल और mg तो बराबर होंगे। मैंने सर mg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल mg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल मैंने कहां पे किया है? यहाँ पे किया है। कहां पे किया है फ्रिक्शन और mg इक्वल? के नीचे ये नहीं सर दूसरा कहां पे? ये जहाँ नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाँ, ये m a के बराबर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर m इंटू ए। m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, a की वैल्यू 5 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा। mg के बराबर नहीं है फ्रिक्शन, m a के बराबर। तो बोलिए। सर अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो मतलब ब्लॉक पे फोर्स आगे लगेगा, डायरेक्शन तो पीछे होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, फोर्स देखिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? रिलेटिव मोशन से डिसाइड होती है, पहली चीज। तो अगर आप रिलेटिव मोशन से देखना चाहें तो मान लो पहले जैसे फ्रिक्शन नहीं है ना, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है आगे से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ट्रक की सरफेस आगे जाना चाहती है, तो ट्रक पे फ्रिक्शन पीछे, उसका रिएक्शन ब्लॉक पे आगे। पहला तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये बेटा ब्लॉक आगे की तरफ क्यों जा रहा है, तो नॉर्मल और mg इसके आगे के एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं आगे एक्सेलरेट कर रहा है, mg नहीं आगे एक्सेलरेट कर रहा। अब कौन सा फोर्स बचा? फ्रिक्शन ही तो बचा इन दोनों के बीच में जो उसको आगे ले जा रहा है, और वो तभी आगे ले जा सकता है जब फ्रिक्शन फोर्स खुद आगे हो। ट्रक पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रक पे पीछे लगेगा, ब्लॉक पे आगे लगेगा। सर बच्चों अगला सवाल है थोड़ा सा जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, ब्लॉक प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा है, बस थोड़ा सा हम लोगों ने इस बार चेंज किया है, तो उस सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। ठीक, देखिए बच्चों ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हमेशा पुशिंग जो है टफ होता है, पुलिंग इजी होता है। क्यों ऐसा होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ऐसे दो कंडीशन ले लेते हैं, एक में हम लोग ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, एक में ब्लॉक को हम लोग पुल कर रहे हैं। दो कंडीशन समझते हैं और दोनों केस में निकालेंगे कि भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए या पुश करने के लिए। तो बच्चों पहला केस हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जहां पे आप मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ एंगल थीटा पे फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। मास इस ब्लॉक का मान लीजिए m है, ठीक है, तो ये सिचुएशन है ना। अब बच्चों हमसे सवाल में दोनों फोर्सेस सेम है, एंगल थीटा है और F से इसको पुल कर रहे हैं, और जो दूसरा फोर्स है वो F फोर्स लग रहा है ना। मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने कुछ नहीं चेंज किया है, ब्लॉक भी सेम है, और एंगल जो हॉरिजॉन्टल से ये वेक्टर बना रहा है वो भी सेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना रहा है वेक्टर ये भी सेम है, थीटा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फोर्स की वैल्यू सेम है, मास सेम है, एंगल सेम है।
बच्चों आपको क्या लगता है, पुलिंग आसान होगी या मतलब पुल करके आप इजीली इसको मूव कर पाओगे या पुश करके? दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है। पुलिंग करके, पुलिंग के लिए। पुलिंग के जरिए आप उसको इजीली मूव कर पाएंगे, सही है। कारण क्या है बेटा इसका कि पुलिंग के जरिए? उसमें ये फोर्स पुलिंग के लग रही है तो कंपोनेंट राइट वर्टिकल कंपोनेंट, राइट कंपोनेंट एमजी को कम कर देंगे, नॉर्मल को कम कर देंगे, राइट वर्टिकल को। राइट, बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चों होगा क्या यहाँ पे, जैसे आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, ये वाला केस डिस्कशन करते हैं पहले। तो जब पुल कर रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब पुल करते समय इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों इस तरह से कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो फोर्स ये लग गया F, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन n, और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों लग रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है। अब बच्चों इसका वर्टिकल से मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो अगर आप फोर्सेस बैलेंस करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बच्चों फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में आप लिखेंगे F साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg, ठीक है। तो यहां से बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी, ये ध्यान समझिएगा बच्चों, इसी एक ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी के बेसिस पे अगले सवाल आपको करने हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg माइनस f साइन थीटा, है ना। तो आप बच्चों यहां से देखिए नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी से थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ग्रेविटी से? f साइन थीटा के बराबर। तो जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी से कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल जो है वो घट जाएगा। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक मूव कर जाए तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का F cos थीटा, इसकी वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल से, ठीक है। तो F cos थीटा जो है, F cos थीटा उसको हराना पड़ेगा किसको? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होगा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस केस में होगा mg माइनस f साइन थीटा, ठीक है। तो जो पुलिंग वाला फोर्स है, जो पुलिंग वाला फोर्स है, ठीक है, F cos थीटा, वो हमेशा जो अपोजिंग फोर्स है उससे बड़ा होगा। तो आप बच्चों राइट साइड को नोटिस करिए, है ना। राइट साइड में देखिए यहाँ पे mg माइनस f साइन थीटा आ रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम है ना। तो f cos थीटा को आसानी होगी इस ब्लॉक को ड्रैग करने के लिए। अगर आप प्रेसिंग वाला सिनेरियो कंसीडर करें तो देखिए बच्चों प्रेसिंग वाले सिनेरियो में क्या होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स देखिए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा गिवन है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ड्रैग करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी के साथ आ जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस देखेंगे तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चों mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं बच्चों कि ये ब्लॉक मूव कर जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक मूव कर जाए तो जो आपका अप्लाइड फोर्स का कॉस कंपोनेंट है यानी F cos थीटा, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल से, ठीक है। तो F cos थीटा बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल। मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है F mg प्लस F sin थीटा। तो बच्चों नाउ अगर आप फाइनल रिजल्ट को कंपेयर करें दोनों के, तो यहां पे F cos थीटा को mg प्लस म्यू टाइम्स mg प्लस F sin थीटा को हराना पड़ेगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को म्यू mg माइनस F sin थीटा को हराना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहां पे जो राइट हैंड साइड है वो कम है ना, यहां पे राइट हैंड साइड ज्यादा है, मतलब यहां पे F cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका कहने का मतलब है कि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट इजिली मूव कर सकता है क्योंकि जिस चीज को हराना है वो कम है, यहां पे जिस चीज को हराना है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इस वजह से पुलिंग हमेशा आसान होती है एज कंपेयर टू पुशिंग। क्लियर है क्या सबको बच्चों? बच्चों ये ऊपर से उड़ गया, ये समझ में आया तुम लोग को थोड़ा बहुत? ये सर ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इससे मिलता जुलता एक सवाल करेंगे, थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। बोलिए।
अभी के लिए अभी के लिए बाकी फिर रोटेशन में कहानी थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। बच्चों बदल दूं, स्लाइड लगाऊं, सवाल एक। Yes, sir. ओके, अभी नहीं, sir. ठीक। वो पुलिस वाले भी अ, चल रहे हैं. ठीक, आपको क्या नहीं समझ में आया बच्चे, पूछिए, आप कोई डाउट कि सर ये क्यों हो रहा है। हाँ, Third step से. थर्ड स्टेप, ये वाली लाइन कैसे लिख दी, एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। Yes, sir. तो देखिए, आप इसमें सोचिए ना कि ये वाले फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना फोर्स का। Yes, sir. तो जो चलाने वाला कंपोनेंट है उसको फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन को। Yes, sir. तो इसीलिए लिखा है कि एफ कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन है एफ एन जी माइनस एफ साइन थीटा, तो वही वैल्यू रख देंगे, है ना। Okay, sir. हो गया सर। ठीक। अ, बच्चों इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, ठीक है, आप सारे थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका यूज होगा, ठीक है। देखिए सवाल, और बच्चों किसी को बताइए नहीं, मैं समय लगा देता हूं यहाँ पे। और ज्यादा समय होगा, चाहिए होगा तो और इंक्रीज कर देंगे।
बच्चों सबका हो गया? यस सर। ठीक, कितना आ रहा है बच्चों आंसर? क्या फोर्स आया आप लोग का कि कितना लगाना चाहिए? 100/1 + √3। 25 आया सर। 25 आया है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए बच्चों, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं आप रुक जाइए, अब थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप सही सॉल्व कर रहे होंगे तो मैच कर जाएगा। मान लीजिए बच्चों, फोर्स आप लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं आप एट एन एंगल थीटा। हमें नहीं पता कितना फोर्स लगाना चाहिए, पर एंगल हमें सवाल में गिवन है कि 30 डिग्री पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, दो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एक तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो F cos 30 है उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से ऊपर होनी चाहिए, तभी मूव करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और इस फोर्स का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो F sin 30 आएगा, यानी 1/2, ठीक है। F sin 30 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, F sin 30। तो F/2 प्लस नॉर्मल बराबर हो जाएगा बच्चों mg के, और m की वैल्यू 5 किलो गिवन है, g की वैल्यू बच्चों हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं तो 50 हो जाएगा, है ना। तो F/2 प्लस नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 50 माइनस F/2। अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक मूव कर जाए तो F cos 30 मतलब हो गया F √3/2। इसकी वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर होनी चाहिए। म्यू की वैल्यू है 1/√3, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों आ गई 50 माइनस F/2, 50 माइनस F/2। बस अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। तो √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए F इंटू √3/2, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो ये बन जाएगा 3F/2। इसकी वैल्यू बनी होनी चाहिए, √3 कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस F/2। बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2F ग्रेटर देन 50। तो बच्चों F की वैल्यू है वो 25 न्यूटन से तो बड़ी होनी चाहिए। तो कुछ भी 25 न्यूटन से बड़ा होगा तो ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। बच्चों हाथ उठाइएगा जिनका आंसर 25 न्यूटन आ गया है, एक बार मुझे आइडिया लग जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो कि सर ऐसा कैसे कर दिया, या पूछ सकते हो। अब इसे बच्चों बहुत ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन में से नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई हॉरिजॉन्टल जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको फ्रिक्शन को हराना चाहिए। तो आप ऐसे लिखो, और जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो नॉर्मल की वैल्यू रखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर पाओ। यस सर। बोलिए। हाँ, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी होनी चाहिए ना वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे तो बराबर फ्रिक्शन रोक लेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे मतलब अगर आपकी इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर रख देंगे तो उस पर रोक लेगा। जैसे 25 न्यूटन रख देंगे तो 25 न्यूटन पे नहीं चलने देगा, 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 25.00001 तो चलने देगा। बोलिए। एक बार फिर से समझाना। क्या नहीं समझ में आया, बोलिए बेटा। पहली लाइन आपको क्लियर है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है आपको, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज रखी हैं, और जो ये एफएस होता है बेटा, ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखिए, आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगी तो नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, F/2 ऊपर। तो नॉर्मल प्लस F/2 मिलके mg बैलेंस करेंगे, तो नॉर्मल प्लस F/2 मिलके mg बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस F/2। m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू 10, 50 हो गया, 50 माइनस F/2 नॉर्मल हो गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बच्चों, म्यू सवाल में दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन ये निकाला है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस F/2, और यहाँ पे 3F/2 बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा। थैंक यू। एक और बच्चों करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। बच्चों इसका आप चाहते हो कि मैं एक और प्रैक्टिस के लिए लूं क्या ये वाला सवाल, या हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक ठीक ठीक, एक प्रैक्टिस के लिए और लीजिए। देखिए
अब लेकिन बच्चों आप सारे सॉल्व करके सही बताना। 2 सवाल हम लोगों ने इस टाइप के कर लिए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि भाई सही आंसर दें। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों की एक फोर्स आपसे पूछ दिया गया है, F जो है फोर्स है वो लगा दिया गया है, ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू दे दी गई है 50 न्यूटन, ठीक है। सवाल में ये भी बता दिया गया है कि जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, वो बता दिया गया है 37 डिग्री पे लग रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 हो और बच्चों इस फोर्स पे सवाल में दे दिया गया कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ब्लॉक जस्ट मूव्स, ब्लॉक जस्ट मूव्स, देन फाइंड m। आपको बताना है बच्चों इस मास की वैल्यू कितनी होगी कि 50 न्यूटन 37 डिग्री पे लगाने पे ब्लॉक जस्ट मूव कर पाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 50 न्यूटन 37 डिग्री लगाने पर ब्लॉक जस्ट मूव करता है, तो ब्लॉक का मास कितना है? ओके कितना आ रहा है बेटा? सर पॉइंट बनाना है 58/6 58/6 आ रहा है, ओके यस सर 58/6 ठीक। ओके बच्चों कितने बच्चों का आंसर आ गया एक बार हाथ उठाइए तो आइडिया लगे थोड़ा मुझे कितने बच्चों कंप्लीट कर लिया। ठीक है काफी सारे। जौनपुर पाठशाला कितने बच्चों का हो गया? जौनपुर 108, काफी सारे बच्चों का हुआ है। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का हो गया? हल्द्वानी 03, बहुत कम। चलिए तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले ना आपको बोला कि ब्लॉक जस्ट मूव करता है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों की जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब F cos 37 जो है उसकी वैल्यू इतनी है कि वो फ्रिक्शन को जस्ट डोमिनेट कर पाता है, जस्ट मूव कर रहा है ना, तो यानी इसकी वैल्यू बच्चों Fs मैक्स के बराबर है, ठीक है। हल्का सा Fs मैक्स मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हल्का सा डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग लेकिन कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स बराबर ले लेते हैं, तो F cos 37 बराबर Fs मैक्स। अच्छा cos 37 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4/5 और Fs मैक्स, तो यहां से बच्चों F की वैल्यू अगर आप 50 रख देंगे है ना तो कट के 40 न्यूटन बन जाएगा। हाँ तो Fs मैक्स की वैल्यू बच्चों 40 न्यूटन होनी चाहिए, और Fs मैक्स आप सारे जानते हो कि म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, तो म्यूएस की वैल्यू बच्चों सवाल में 0.6 दी है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना वहां से हमारा mg का वैल्यू आ सकता है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बच्चों इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो एक तो mg नीचे की तरफ लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और F sin 37 भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो बच्चों नेट ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा नॉर्मल प्लस F sin 37 मतलब 3F/5, और ये दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे, ठीक है। g की वैल्यू 10, तो अगर आप बच्चों यहां से नॉर्मल निकालोगे तो 10m माइनस 3/5 इंटू f की वैल्यू बच्चों सवाल में 50 दी हुई है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10m माइनस 30 आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 10m माइनस 30। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 40 बराबर 0.6 इंटू 10m माइनस 30। चलिए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब 0.6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 6m बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा 18, ठीक है, और ये रहेगा 40,
बिल्कुल सही बात है बच्चों, जिन लोगों ने भी 58/6 आंसर किया एकदम करेक्ट है। ये 18 इधर आ जाएगा, 58 बन जाएगा 58, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 58/6। तो अगर ब्लॉक का मास 58/6 kg है ना, तो इतने फोर्स लगाने पे ब्लॉक जस्ट मूव कर जाएगा। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बता दो, अगर मैं ब्लॉक का मास 58/6 kg से बढ़ाऊं तो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? यहां पे तो देखो 58/6 पे जस्ट मूव कर रहा है ना, अगर मैं 58/6 से ज्यादा कर दूं तो फिर मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों अगर आप 58/6 से ज्यादा कर देंगे तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ जाएगा तो कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला फोर्स नहीं संभाल पाएगा। अगर 58/6 से कम होगा तो रिलेटिवली हल्का रहेगा और ब्लॉक मूव कर जाएगा। बच्चों सही है ना, समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में? हाँ, यहाँ से थोड़ा समझ गया। ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और फोर्स का ऊपर कंपोनेंट F sin 37। तो हाँ एक सेकंड, एक एक करके बेटा, दो फोर्सेस मिलके यानी नॉर्मल प्लस F37 मिलके mg को बैलेंस कर रहे होंगे, तो m और g की वैल्यू 10 रख दी, तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से निकालोगे, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू 10m-30 आएगी, नॉर्मल की वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है, फिर 0.6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6m बन जाएगा, 0.6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बन जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ बोलिए। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करती है ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है जो अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ बच्चों ये 2-3 सवाल मैंने आपको इसलिए करा दिए क्योंकि अगला सवाल, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम तरीके से उसको भी करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, उसको मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा। बच्चों बदल दूं, ये सवाल हटाऊं? यस सर। ठीक, देखिए बच्चों ये सवाल आप सारे एक बार पढ़िए, हालांकि ये सवाल है बट इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सवाल ही, पर इसको एज अ कॉन्सेप्ट ट्रीट करेंगे। मैं पढ़ता हूं, देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद व्हिच इट हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। तो एक ब्लॉक है बच्चों जो कि ग्राउंड पे रखा है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स F। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड द डायरेक्शन इन व्हिच इट हैज टू बी अप्लाइड। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिचुएशन आपको पहले सवाल की समझाता हूं, सवाल कहना क्या चाह रहा है और फिर हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी आप देखना। तो बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों की मदद लूंगा, है ना, एफबीडी ड्रॉ करने में और क्या क्या कंडीशन लिखना है, क्योंकि 2-3 हम लोग इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। जो ये सवाल है बच्चों ये भी पिछले वाले केस की ही तरह है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। तो हमें नहीं पता बच्चों, सवाल में देखिए एक गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो रेस्ट कर रही है एक सरफेस पे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है। सवाल में बोला गया है कि हमें F फोर्स लगाना है और F फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव कराना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो लगाया हुआ फोर्स है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक मूव कर जाए। ठीक है सर, मिनिमम फोर्स कितना लगाए मतलब बच्चों देखिए, आपको सवाल में ना ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि एंगल आपको इतना मेंटेन करना है। मतलब क्या है बच्चों, कि जो एंगल है ना थीटा, आप इसको कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, आप थीटा को घटाना चाहो घटा लो, थीटा को बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। कंडीशन केवल एक है कि हमें कम से कम फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव कराना है। ठीक है, तो पहले मैं सॉल्व करना शुरू करूं बच्चों, इससे पहले बताओ कि तुम लोग को सिचुएशन क्लियर हो गई क्या ना, कि सिचुएशन क्या है, सवाल में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो एंगल वेरिएबल है, एंगल कांस्टेंट नहीं है, एंगल आप एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर्स जो लगाना है, एफर्ट जो लगाने हैं वो सबसे कम होने चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों अभी हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे फोर्स लगाते हैं और थीटा एंगल पे चाहते हैं कि ब्लॉक मूव कर जाए। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लॉक पे सारे लगने वाले फोर्सेस काउंट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों mg लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और बच्चों बताओ जरा और कौन सा फोर्स लगाऊं, mg नीचे की तरफ, और बोलना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, चलो और बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया,
एफ साइन थीटा ही बच्चों ऊपर आएगा। यस सर। और बताइए बेटा, और कौन सा फोर्स लगाऊं? एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल आ गया, बहुत बढ़िया। और बताइए बच्चों क्या लगाऊं मैं? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ हो गया बच्चों, यही रहेंगे ना? बोलिए। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई हमारे पास फोर्सेस है नहीं, जितने फोर्सेस हैं सारे काउंट कर लिया। अब बच्चों देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक मूव कर जाए, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट है यानी एफ कॉस थीटा, बच्चों इसकी वैल्यू कम से कम एफ एस मैक्स के तो बराबर होनी ही चाहिए। बोलिए, मानते हो बेटा बात? एक्चुअल में तो एफ एस मैक्स से थोड़ा सा बराबर, जैसे एफ एस मैक्स की वैल्यू मान लीजिए 15 न्यूटन है, तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 15.000000001 न्यूटन होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। पर हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि अगर आप इसको मूव कराना चाहते हो तो जो हमारा फोर्स लगाया गया है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, हल्का सा उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए तो हम लोग बराबर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसकी बच्चों? क्या रख दूं बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू? म्यू इंटू एन, बिल्कुल सही है, म्यू इंटू एन रख देते हैं। चलिए, अब बच्चों नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बताइए मैं किस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करूं कि मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ जाए? वर्टिकल, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में लिखूंगा एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल बराबर एम जी। ठीक है, तो बेटा यहां से अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहां से मैं नॉर्मल की वैल्यू जो आई है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मैं यहां पे रख देता हूं। तो देखिए एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब सवाल में बच्चों देखिए मुझे निकालना है एफ, कि कितना फोर्स लगाएं, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक मूव कर जाए। तो मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो मैं एफ वाले सारे टर्म्स एक साइड रख देता हूं। तो देखिए ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, म्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू एम जी के, है ना? एफ कॉस थीटा यहां से म्यू मल्टीप्लाई होगा, इसको राइट साइड ले आएंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि एफ की वैल्यू निकालनी बच्चों तो मैं एफ कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। बोलिए ठीक है बेटा? तो एफ की वैल्यू देखिए यहां से कितनी आ जाएगी, एफ बराबर देखिएगा बेटा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलिए बच्चों ठीक है ना? ठीक, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मुझे आपको बतानी है। तो इतना फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है? अब बच्चों म्यू तो कांस्टेंट है ना, सवाल में दिया हुआ है म्यू चेंज नहीं हो सकता, मास चेंज नहीं हो सकता, वो भी सवाल में कांस्टेंट है गिवन है, जी कांस्टेंट है गिवन है, चेंज नहीं हो सकता। आप जो एक क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो वो थीटा है, आप थीटा को कम और ज्यादा कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, है ना? यानी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, और हमें कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज इस तरह से लेनी है कि जो फोर्स लगने वाला है इसकी वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, सबसे कम आ जाए। ठीक है ना, सबसे कम आ जाए। तो इसकी वैल्यू सबसे कम तब होगी बच्चे जो ये डिनोमिनेटर में चीज लिखी होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, बोलो? मैक्सिमम हो जाए। ये बात समझ में आती है आप सभी को? जैसे मेरा एफ की वैल्यू आ गया बच्चों म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा फोर्स है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो ब्रैकेट, ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये वाला, ये मैक्सिमम हो जाए। अगर ये मैक्सिमम हो गया, डिनोमिनेटर ये मैक्सिमम हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। बोलो मानते हो बच्चों यहां तक? ठीक है। बच्चों मैक्सिमम मिनिमम में मुझे याद नहीं मैंने आपको ये कंडीशन बताई है कि नहीं, अगर नहीं बताई है तो आज नोट बना के आप लिख लेना। जब भी बच्चों ऐसा कुछ बने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कभी ऐसी कोई चीज बने तो इसका ध्यान रखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। ठीक है,
इसको याद रखना है ना। कैसे आती है मैं अभी डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम लगा के इसको प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन ये बच्चों आपको याद रखना है कि कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बने तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अगर आप बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में बन रहा है cos थीटा, यानी 1 इंटू कॉस थीटा बन रहा है और म्यू साइन थीटा बन रहा है। तो बच्चों अगर ये बन रहा है और मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो मुझे बता सकते हैं बच्चों मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, इस पूरी चीज की मैक्सिमम वैल्यू? हाँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह बच्चों 1 है ना, सॉरी ए की जगह म्यू है ना, तो म्यू स्क्वायर, और बी की जगह क्या है बच्चों 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बच्चों सही है? तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पे मैं अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आपको बच्चों कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक मूव कर जाए। अगर आप इससे कम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी किसी भी एंगल पे लगाइए ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये कम से कम फोर्स होगा जिसपे ब्लॉक मूव कर जाएगा। मेरी बात मानते हो बेटा? ये अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट बस, ठीक है। अब दूसरा दिमाग में ये सवाल आता है कि ठीक है सर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स हो गई, कितना लगा देंगे म्यू एमजी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। पर सर आपने कहा था कि थीटा चेंज कर सकते हैं, तो ये किस थीटा पे ये फोर्स आया है? ये फोर्स तो आ गया मिनिमम तो इतना, पर ये किसी ना किसी एंगल पे लगेगा ना इतना फोर्स, तो एंगल क्या है सर? तो देखिए बेटा एंगल के लिए मैं बता देता हूं। आप चाहते हो कि ये पूरी चीज मिनिमम हो जाए, मतलब फोर्स मिनिमम हो जाए, तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बच्चों इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। और बेटा आपको पता होगा किसी भी वैल्यू को अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर देते थे बेटा, याद है? याद है बच्चों ये, है ना? तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस साइन थीटा आएगा प्लस म्यू कांस्टेंट एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा कॉस थीटा आएगा। बोलिए ठीक है? और जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम करना होता था बेटा उसको एक बार डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर देते थे बेटा? 0 से ठीक है। तो अब यहां से बच्चों देखिए कि साइन थीटा बराबर आ जाएगा म्यू कॉस थीटा, तो बच्चों ये दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर म्यू आ जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। मतलब बच्चों जो कम से कम फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू तो ये है, लेकिन उस फोर्स को आपको इस एंगल पे लगाना पड़ेगा, है ना? थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू पे आपको लगाना पड़ेगा, तब ब्लॉक मूव करेगा। तो ये मिनिमम फोर्स है और ये वो एंगल है जिसपे फोर्स लगना चाहिए। बोले क्लियर है क्या? ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों, मैं पिछली स्लाइड लगा देता हूं पहले, इसको नोट कर लीजिए सारा। अब बच्चों देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इसमें कोशिश करिए कि आप बोर्ड की मदद ना लीजिए, क्योंकि ये जो चीज मैंने की है ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 2-3 सवालों में किया हुआ है, तो कोशिश करिए कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े। सारी चीज आप यहां निकालो, फोर्स की तक के वैल्यू यहां तक पहुंच जाओ, म्यू एमजी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। उसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा, वहां पे आप चाहो तो मदद ले लेना। बोलिए। सर तो अपने एंगल निकाले नहीं 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 नहीं, इसको मिनिमम एंगल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये वो एंगल है जिसपे फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ओके। हम्म।
स्लाइड बदल दूं क्या बच्चों? लिखिए 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 जल्दी से बच्चों, फिर बदलता हूं मैं स्लाइड। कोशिश करिएगा कि कॉपी ना करें आप, खुद से सॉल्व करिए, और जहां पे अटक जाए कि यार इसके बाद क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा रेफरेंस ले लीजिए। हो गया सर। बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड, है ना? देखिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके नीचे नोट करके 2 पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। पहले आप ये सब लिख लीजिए। हम्म। बच्चों नोट लिखवाऊं क्या? यस सर। लिखिए। Yes, sir, required. हाँ, ये इसके इसके बाद हेडिंग डालिएगा नोट। थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू के बाद नोट। लिखिए बच्चों पहला पॉइंट, एफ मिनिमम is the least required force. F minimum is the least required force. F minimum is the least required force to move the block. F minimum is the least required force to move the block. दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों,
theta is angle from horizontal. Theta is angle from horizontal. Theta is angle from horizontal at which F minimum should be applied. At which F minimum should be applied. डन है क्या बच्चों? Yes, sir. ठीक बच्चों, मैं सवाल देता हूं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो और ये रिजल्ट याद होने चाहिए बच्चों, है ना? मिनिमम फोर्स कितना लगाएं और किस एंगल पे लगाएं ताकि ब्लॉक मूव कर जाए। तो मैं एक सवाल देता हूं आपको। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नोट डालिए, पहला पॉइंट लिखिए, F minimum is the least required force to move the block. Second point होगा, theta is the angle at which F minimum should be applied. बच्चों गड़बड़ नहीं करिएगा, बहुत आसान सा सवाल आप सभी के लिए ये रहा। बच्चों एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हमें गिवन है √12 kg। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये बच्चों 1/√3 है। आपको बताना है कि F मिनिमम कितना लगाएं ताकि ब्लॉक चलने लगे। दूसरा, किस एंगल पे लगाएं F मिनिमम ताकि ब्लॉक चलने लगे। कम से कम कितना फोर्स लगाएं और किस एंगल पे लगाएं ताकि ब्लॉक जस्ट मूव हो जाए। F minimum 10√3 है और थीटा 30 डिग्री। ओके ठीक, सबका सेम आ रहा है बच्चों 10√3 और 30 डिग्री। देखिए बच्चों जरा ध्यान से, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि ब्लॉक मूव कर जाए। तो F मिनिमम अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया म्यू mg और डिवाइडेड बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप म्यू की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, m की वैल्यू √12 है और g की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 + 1/3। तो बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 एज इट इज रहने दीजिए, √12 × 10 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 बनेगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3 बनेगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, √12 10 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों ये बनेगा 10√3। कितना फोर्स लगाना चाहिए बच्चों? 10√3 न्यूटन लगाना चाहिए। और थीटा के लिए बच्चों मैंने बताया था आपको, तो tan थीटा बराबर म्यू होगा, ठीक है? तो tan थीटा म्यू की वैल्यू बच्चों 1/√3, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी जिसपे ब्लॉक मूव करेगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, पर आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं और किस एंगल पे लगाएं ताकि ब्लॉक मूव कर जाए।
बोलिए बोलिए, क्या ये सवाल? इसमें क्या समझना है बेटा? म्यू की वैल्यू देखिए, रूट 1/√3 गिवन है। ये देखिए म्यू गिवन है, फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला कहां से लिखा आपको पता है? हाँ, तो ये म्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे, देखिए 1/√3। मास जो दिया था वो रख दिया, जी की वैल्यू 10, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। √2 नहीं आएगा बेटा, √2 देखिए 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ना, इसके रूट के अंदर देखिए 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो आप रूट के अंदर लिखोगे तो √4/3 बचेगा। हाँ, तो √4 को आप सॉल्व करोगे तो 2 बन जाएगा। अगर आप इसको √4 लिखे रहोगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए √3 से √3 कैंसिल, और √12 डिवाइड बाय √4, √12 डिवाइड बाय √4 तो ये बन जाएगा 10 एज इट इज, तो 4143, देखिए 10√3 फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे हम लोगों ने केसेस पढ़े थे फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए, वैसे ही केसेस पढ़ने हैं हमें पुली ब्लॉक सिस्टम के फ्रिक्शन के लिए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सेम रहेगा। जैसे मैं एक आपको केस ड्रॉ करके दिखाऊं, बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग ज्यादातर बच्चे इसको याद रखे होगे, बता भी दोगे आराम से। जैसे बच्चों ये वाला केस होता था कि एक पुली लटकी होती थी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लॉक है, और ब्लॉक रोप पुली है ना, और फिर एक ब्लॉक ऐसे लटका होता था। मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। बच्चों अभी मान लीजिए कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू बराबर 0 है, तो बच्चों इसका हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, तुम लोग को याद है क्या? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय, बिल्कुल, नेट पुलिंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। बच्चों यही लिखते थे ना? यस सर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया म्यू। तो अब मुझे बताओ आप क्या चेंज करोगे इस एक्सेलरेशन के फोर्स में? m1g से फ्रिक्शनल, हाँ m1g को बच्चों, क्योंकि यहाँ पे m2g पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों अगर ये सिस्टम स्लाइड कर रहा है तो? म्यू m2, बोलिए सही है बच्चों, ये समझ में आता है आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी? और ये फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक होगा कि काइनेटिक जब ये मूव कर रहा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बच्चों फिक्स होती है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो बेटा देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी वो m1g माइनस म्यू m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलिए बच्चों ठीक है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं ना आपको इसमें? ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछ दूं बेटा टेंशन बता दीजिए, तो फिर टेंशन के लिए आप किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके एक लाइन में आंसर लाओगे? m1। तो बच्चों इसमें चूंकि ये इस तरह से मूव करेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो टेंशन की वैल्यू कितना लिख दोगे आप? m1 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या आएगा, जी माइनस है या प्लस है? तो क्या बच्चों टेंशन भी आ जाएगा आपको? ठीक है। अब बेटा देखिए कुछ सवालों में क्या करेगा, जैसे अगर मुझे चेंज करके आपको थोड़ा सा देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, m1 के साथ यहाँ पे रस्सी अटैच करके एक और m2 लगा देगा, ठीक है, और अब पूछ लेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए तो इन कैलकुलेशन में आप कहां पे चेंजेस करोगे बोलो? नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा अगर m2 मतलब ये m3 मान लेते हैं, ये मतलब m3 लिख देता हूं बेटा इसको, चूंकि m2 इधर है, तो कितना आ जाएगा नेट पुलिंग फोर्स? देखिए बेटा इस केस में जब आपने इधर m3 लगा दिया है तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा m1 प्लस m3 इंटू जी। मानते हो बेटा नेट पुलिंग फोर्स? पक्का? ये भी
कुछ कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर माइनस क्या बेटा? माइनस म्यू एम टू जी भी करना पड़ेगा यस सर और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 मानते हो बेटा? यस सर और दोनों थ्रेड में बच्चों टेंशन अगर निकालना हो मुझे, ठीक है, इसमें टेंशन निकालना हो और इसमें टेंशन निकालना हो, तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसको मैं नाम दे देता हूं T1 नाम देता हूं और इसको T2 नाम दे देता हूं। तो बच्चों सबसे पहले एकदम आसानी से सबसे कौन सा निकाल पाओगे, T1 या T2? T1। तो T1 के लिए बच्चों यही लिख दोगे M3 इंटू जी इफेक्टिव, यस सर ठीक है। और अगर T2 निकालना होगा फिर क्या करेंगे बच्चों? T2 निकालना होगा तो क्या करेंगे? M1 plus M2 M1 प्लस M3 को एक ब्लॉक मान लेंगे बच्चों, yes sir तो T2 की वैल्यू M1 प्लस M3 इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा। यस सर क्लियर है ना बेटा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, है ना? जैसे इनको एक मान लोगे तो फिर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं एक काम करूं, अभी देखो एक सवाल हो गया सीधा बिना फ्रिक्शन के, दूसरा सवाल हो गया फ्रिक्शन एक ब्लॉक, तीसरा सवाल हो गया दो ब्लॉक फ्रिक्शन। एक और बच्चों अगर मैं इसी में करूं, बाद में मैं केसेस आपको एक एक करके सारे लिखवा दूंगा, बस अभी आपके डिस्कशन के लिए बच्चों की अगर इधर मैं एक और जोड़ दूं, मान लीजिए M4 जोड़ दूं, तो नेट पुलिंग फोर्स और एक्सेलरेशन मतलब आप क्या लिखोगे? ये सिचुएशन है कि M4 भी जुड़ गया है, M1 plus M2 over into M1 plus M3 हाँ, into G हाँ, minus U into हम्म, M2 to M4 into G. एक एक करके चलते हैं बच्चों। पहले पुलिंग वाला लिख लेते हैं, जो रेजिस्ट कर रहा है उसको बाद में लिख लेंगे। तो क्या बच्चों पुलिंग तो ये होगा ना M1 प्लस M3। अच्छा, अब पुलिंग जो रेजिस्ट कर रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो कौन कौन से फोर्स रेजिस्ट करेंगे बेटा इसको? म्यू M2G रेजिस्ट करेगा, और कौन सा रेजिस्ट करेगा बेटा? एक सेकंड, है ना, माइनस कर देता हूं। तो एक तो म्यू M2G रेजिस्ट करेगा, और क्या रेजिस्ट करेगा बेटा? माइनस कर देंगे म्यू M4G, सही है बेटा? और एक्सेलरेशन सॉरी मास कितना लिख देंगे फिर नीचे डिनोमिनेटर में? सारे ब्लॉक्स के मासेस को सम कर देंगे, बोलिए ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर टेंशन पूछा जाए तो इसका टेंशन M3 इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना? yes sir इसका टेंशन, इस वाली रस्सी का जो टेंशन होगा वो T2 इंटू M1 प्लस M3 इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना? तो इस रस्सी का टेंशन बहुत इजीली आ गया, इसका आ गया। अब बच्चों इस वाले टेंशन को निकालना, मान लीजिए मैं T डैश बोल दूं M2 और M4 को ज्वाइन करने वाली, तो फिर आप किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पसंद करेंगे? M4 की। फिर बच्चों उसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ जाएगा कि M4 में केवल ये T डैश लग रहा है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो T डैश माइनस फ्रिक्शन बराबर M इंटू ए लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों इस टाइप के कुछ भी सवाल आएंगे तो आप मैनेज कर पाओगे क्या? yes sir ठीक है बच्चों, एक एक करके, चूंकि मैंने इसमें बहुत सारे केसेस एक साथ करा दिए हैं, तो इसमें मैं एक एक केस आपको कराऊंगा, उसको लिख लीजिए, बाकी फिर आप उसको आगे जो है खुद ब खुद दिमाग लगा कर सकते हो। फिर उसमें मैं प्रैक्टिस के लिए एक सवाल ले लूंगा। जैसे ये वाला केस आपको लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक पुली है, पुली से एक मास हैंग हो रहा है M1, और दूसरा जो थ्रेड है उस पे M2 रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। बस अब आप बच्चों अपने नोटबुक में एक्सेलरेशन लिख लीजिए और टेंशन की वैल्यू लिख लीजिए, फिर हम लोग मैच करेंगे, मैं भी लिख दूंगा थोड़ी देर बाद, मैच कर लेंगे। नेट एक्सेलरेशन लिखना है आपको और टेंशन लिखना है। हाँ हाँ, हाँ उनमें क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था ना बेटा, उनमें स्मूथ सरफेस थी। जहां पे फ्रिक्शन होगा वहां पे काउंट करेंगे, जहां फ्रिक्शन नहीं होगा वहां काउंट नहीं करेंगे। देखिए बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है? आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा M1G पुलिंग वाला माइनस रेजिस्टेंस वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2।
ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अब टेंशन की वैल्यू लिखेंगे तो m1 इंटू जी इफेक्टिव, चूंकि ये आगे जाएगा तो ये a से नीचे आएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा m1 इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस जो भी बच्चों आपके एक्सलेशन की वैल्यू है वो रखेंगे। टेंशन का फॉर्मूला नहीं याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चों रखोगे a, है ना, तो आ जाएगा। जब सवाल कर रहे होगे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी तो ये बहुत आराम से कैलकुलेट होके सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आप मत लिखिए इसको। बच्चों नोट कर लिया ये वाला केस सबने? यस सर। ठीक, यस सर। इस पे सवाल देख लीजिए थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए वो बता सकते हो आप। ओके। Option 3. The tension 124/20. ओके, 22/23. बच्चों सबके सवाल सही होने चाहिए, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है? Yes, sir. मैं आपको m1 m1 m2 के टर्म्स में लिखवाता था, इसमें सिंपल ब्लॉक के मासेस दे रखे हैं और फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। m1 m1 के टर्म्स में मत याद रखना, क्योंकि सिचुएशन हो सकता है अलग अलग आपसे पूछ ली जाए। तो बच्चों देखिए इसमें 27. But acceleration आवा 22/4. ओके, मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, मैच कर लेना भाई जिनका हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों हमको लिखना है नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स देखिए 3g नीचे है ना, तो 30 नीचे हो जाएगा माइनस, है ना, जी की वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो 3g बच्चों ये पुलिंग फोर्स हो गया, लेकिन इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.04 और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों m इंटू जी। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी, ये दोनों जीरो आप हटा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 to 8, सही है? तो 30 माइनस 8 इतना नेट पुलिंग फोर्स होगा, डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे बच्चों तो 20 और 3 23 हो जाएगी, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों 22/23। Yes, yes, sir. यही आ रहा है बच्चों तुम लोग का भी? Yes, sir. तो 22 डिवाइड बाय 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दो तो। वेरी गुड। अब निकालना है बच्चों टेंशन, जरा देखिए सवाल। टेंशन 624/23. अच्छा अच्छा, तो टेंशन निकालने के बच्चों किसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लेना चाहिए? 3 kg। तो बेटा इसका लिए टेंशन हो जाएगा मास इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव में जी प्लस ए आएगा बच्चों या जी माइनस ए आएगा? -8. माइनस ए आएगा। तो बेटा आप लिख दीजिए जी माइनस ए की वैल्यू बच्चों 22 डिवाइड बाय 23, जी की वैल्यू 10 रख लीजिए, ठीक है? तो देखिए हो जाएगा 3 इंटू 230 माइनस 22 डिवाइड बाय 23। तो बच्चों 230 में से 22 घटा देंगे 208 बचेगा क्या? Yes, sir. Yes sir. सही है ना? Yes, sir. Yes. तो बच्चों जब इसको आप 208 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 624, 624. हाँ 624 डिवाइड बाय 23 इतने न्यूटन टेंशन आ जाए। 27 Newton. ये मतलब सिंप्लीफाई हो जा रहा है क्लियरली? Yes, sir. अच्छा अच्छा, नहीं हो रहा बस approximate. ठीक है ठीक है। तो 624 डिवाइड बाय 23 न्यूटन आ जाएगा टेंशन। कितने बच्चों का टेंशन भी सही था, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया।
तो बच्चों इस तरह से आपको करना होगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, और टेंशन फिर बच्चों आप 3 kg की फ्री बॉडी डायग्राम या मास इंटू जी इफेक्टिव से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल लेता हूं बच्चों इसी पे बेसिस पे। इसमें एक्सेलरेशन के तरफ क्या होगा, आपको 20 kg ज्यादा है। हाँ 20 kg ज्यादा है, पर देखो ना इसको खींचने वाला 30 न्यूटन है और रोकने वाला 8 है, तो 30 ज्यादा हुआ ना 8 से। रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो 8 है और चलाने वाला 30 है, तो स्लाइड कर सकते। इसका वेट भी तो ज्यादा है। वेट को तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा ना सरफेस का, 20 kg का जो mg है वो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। देखिए बच्चों, हाँ हाँ इस क्वेश्चन में जो आप 20 kg मान सकते हैं, इनसे व्हील का बॉडी कहते हैं उससे। व्हील, देखिए व्हील का तो व्हील का करेंगे तो रिफ्लेक्शन आगे की साइड लगेगा ना, सोलर सपोर्ट एक रोलिंग मोशन में आगे लगता है। देखिए वो डिपेंड करता है बच्चे बहुत सारे केसेस में, है ना। ऐसे कह देना कि रोलिंग में फ्रिक्शन आगे ही लगता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इस सवाल में चूंकि अभी रोटेशन हमारा हुआ नहीं है, ठीक है, अब ये कह सकते हो कि सर मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गए, तो फिर वो आपको बताएंगे कि फोर्स कहाँ लगता है, कहाँ लग रहा है। फोर्स के एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत नीचे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एक कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे लगाएंगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऊपर लगाएंगे तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कहां पे लगाया गया। खैर इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए। ओके सर। एक और सवाल देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार देखा होगा इस सवाल को। सर डीपीपी कराओगे? कराएंगे सर। 8 डीबी नंबर कौन सा है? 4 तक हो गया ना? देखिए फर्क फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सब मास बराबर है ना। तो एम मान लेना। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, सी को लॉक कर दिया। ओके। बच्चों इसमें भी मतलब देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे पता कि एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए सवाल में बोल दिया है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों मासेस बहुत मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा हो और पूरा सिस्टम मूव ना करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम वो लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि सिस्टम में उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा, तो हम ये मानेंगे कि सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। चलिए बच्चों आ जाइए जरा। एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो पुलिंग फोर्स केवल एक ही है mg, और जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, एक तो हो जाएगा म्यू mg और दूसरा भी हो जाएगा म्यू mg। यही दोनों फोर्सेज हैं जो रोकना चाहते हैं। तो mg चलाने वाला हो गया, 2 म्यू mg रोकने वाले हो गए, और डिवाइड बाय टोटल मास। बोले सही बच्चों, यही किया तुम लोगों ने? यस सर। तो बच्चे यहाँ से आप mg कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई 3m। तो m से m कैंसिल कर लीजिए, g डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू। बोलिए सही है ना बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू? तो g बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों आज यहीं तक डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर आई थिंक 5 हमें करना है आज डिस्कशन। जिनको डाउट नहीं बच्चों जा सकते हैं, बाकी डीपीपी नंबर 5 में आ जाइए। टीवी फाइल का थर्ड क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा, एक एक करके सारे डिस्कशन करता हूँ, एक सेकंड दे दो बस। हेलो हेलो। हाँ आ रही आवाज, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके करते हैं। डीपीपी नंबर 5, पहला सवाल कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट एक्सेलरेशन डज द ब्लॉक ऑफ मास m विल मूव। बच्चे ये तो हो जाना चाहिए, जिन्होंने पूछा है क्यों नहीं हुआ है बेटा बताइए, ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ 5वां देखिए, डीपीपी नंबर 5। हम्म
सॉरी सर, दूसरी डीपीपी क्वेश्चन देखिए, सॉरी सर। कोई नहीं, डीबी नंबर 5 खोलिए, डीबी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों सबसे हो गया है थर्ड। अच्छा, दूसरे में किसी को डाउट नहीं है ना, दूसरे वाले में? नो सर। ठीक ठीक, तीसरे वाले में आ जाइए। थर्ड वाले में पूछा है अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज। बच्चों इसको कौन से लॉ से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे? लामीज थ्योरम। उससे मैच कर जाना चाहिए आंसर, फिर भी मैं एक बार सिंप्लीफाई करके आपको, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो जहां पे जुड़े हुए हैं वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो इधर T1 टेंशन हो जाएगा, नीचे की तरफ 2 किलोग्राम वेट है, तो यहाँ पे जो है वो 20 न्यूटन आप लिखना चाहो या 2 किलोग्राम वेट लिखना चाहो तो वो लिख लो, 2 किलोग्राम वेट। और ये आपका कुछ टेंशन है, कुछ मान लेते हैं बच्चों T2 मान लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, यानी बच्चों यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब T2 डिवाइड बाय साइन 90 बराबर T2 बच्चों ये है, उसके ऑपोजिट एंगल साइन 90 है, ये बराबर होगा T1 डिवाइडेड बाय ये पूरा एंगल दैट इज साइन 120 बराबर 2 डिवाइडेड बाय ये पूरा एंगल डिवाइडेड बाय ये पूरा एंगल। तो बच्चों ये पाई माइनस 30 हो जाएगा। अब इन्होंने सवाल में T1 की वैल्यू पूछी है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। T1 डिवाइड बाय साइन 120, साइन 120 की वैल्यू बच्चों √3/2 हो जाएगी, तो √3/2 रख दो, और 2 डिवाइड बाय साइन पाई माइनस 30 साइन 30, यानी 1/2। बच्चों बस वैल्यूज रखना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, हो जाएगा। अब यस सर। चलिए अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा, 5 नो सर। नो सर, हो गया सर। ठीक है, मैं 5 बता देता हूँ, हाँ बता देता हूँ। देखो पांचवें सवाल में क्या कह रहा है, पांचवें सवाल में कह रहा है लिफ्ट इज गोइंग अप, द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर इज 1500 kg, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट एज शोन इन द ग्राफ, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट 11th सेकंड। तो 11th सेकंड में पूछा है बेटा, तो 11th सेकंड में आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा 11th सेकंड में बच्चों आप अगर देखिए तो स्पीड घट रही है ना, और सवाल में बोला गया कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और स्पीड घट रही है। तो मुझे बता दो बेटा एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड घट रही है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और टेंशन हमें रोप में निकालना है, सब कुछ मिला के इसका मास 1500 जी है ना। तो P बराबर मास 1500 kg इंटू जी इफेक्टिव, जी माइनस ए कर देंगे, तो 1500 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कुछ सवाल में हमें बोला तो है नहीं ऐसा, 9.8 कर लोगे ना। हाँ सर। लेकिन इसमें एक चीज है बच्चों, ए कैसे निकालोगे तुम लोग? सर ये निकालो से, रोप से ए निकालोगे? स्लोप, हाँ स्लोप से निकालेंगे बेटा। 11वें सेकंड पे जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो स्लोप की वैल्यू होगी। तो देखिए मैं एक्सीलरेशन लिख देता हूं आपको, तो वर्टिकल लाइन है बच्चों 3.6, हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, मतलब ये ऐसे कुछ है। तो वर्टिकल बच्चों हाइट है 3.6, हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, क्योंकि 10 से 12 हो रहा है, बीच में 11 आएगा, तो जो यहाँ पे स्लोप होगा वही पूरी लाइन का स्लोप होगा, तो 3.6 डिवाइड बाय 2 1.8 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप 1.8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, आप किसी के दिमाग में ये डाउट ना आए कि सर ये देखिए ये तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना सर, मैं कहूंगा हाँ, तो फिर यहाँ पे सर माइनस ए रखेंगे, नहीं। देखिए जब बच्चों आप ये लिख लेते हैं ना तो केवल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि जब आप जी माइनस ए लिख रहे हैं तो आप ये पहले ही ध्यान रख लिया आपने इस चीज का कि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तभी आप माइनस ए लिख पाए हैं, तो वापस से आपको माइनस ए लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 6 हो गया बच्चों, 6 लामीज थ्योरम। 7 नंबर हो गया बेटा, 7 नंबर स्ट्रेट लाइन के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो पूरा आएगा बेटा, उसमें सब कुछ पढ़ा दिया है ना। कि क्या सिलेबस में क्या दिया हुआ है मेरे को याद नहीं है, जो सिलेबस में दिया वही आएगा। हाँ तो बस वही आएगा, ग्राफ आएंगे और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। 7वां नंबर हो गया बच्चों, 7वां हो गया है। यस सर। 8वां हो गया बेटा, 8वां हो गया है।
यस सर। 9वां हो गया बच्चों, 9वां, यस सर। 10वां, नो सर। 10वां नहीं हुआ, देखिए। हाँ, block of 40 Newton is supported by two ropes. One rope is horizontal and the other rope is making 30 degree with the ceiling. Okay. The tension in the rope attached to the ceiling is approximately. तो बेटा ये भी तो लामीज का ही एप्लीकेशन है। जैसे ये ब्लॉक है, इसको बोला गया है कि एक रोप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कर रही है, तो मैं इसको टी हॉरिजॉन्टल कह देता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि सीलिंग से लगी हुई है, तो इसको मैं टी सीलिंग कह देता हूँ। और कह रहा है कि जो वन रोप इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द सीलिंग। तो जो बच्चों ये सीलिंग हो गई, इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें चूंकि दो ही फोर्स लग रहे हैं बच्चों, तो लामीज नहीं लगाना है। 30 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा नहीं, 3 फोर्सेस लग रहा है ना, ग्रेविटी भी है, तो 3 फोर्स लग रहे हैं बच्चों, लामीज लगा दीजिए। तो टीसी डिवाइड बाय साइन 90, सीलिंग का जो टेंशन है डिवाइड बाय साइन 90 बराबर होगा, है ना, ये टीसी हो गया बेटा, और ये साइन 90 बराबर होगा टी हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय साइन 120, टी हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय साइन 120, और बच्चों ये बराबर होगा mg डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस 30। ठीक है बेटा। तो अब इसमें जो भी आपसे सवाल ने पूछा है, टेंशन इन द रोप अटैच टू द सीलिंग, तो टी सीलिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो टी सीलिंग डिवाइड बाय साइन 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा mg डिवाइड बाय साइन पाई माइनस 30 मतलब साइन 30, तो 2 mg आ जाएगा बेटा, यानी 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, अब हो जाएगा सॉल्व। ठीक, नंबर 5 फिर से बताइए, हम समझ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिक्कत है बोलिए। सर एक्सेलरेशन किस हिसाब से निकालना? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है ना, बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहता है, वैसे तो टेक्निकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इस सवाल में है ना, स्पीड चूंकि घट रही है, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, वो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे देखिए ये 10 सेकंड है और ये 12 सेकंड है, 10 सेकंड पे देखिए स्पीड 3.6 है और 12 सेकंड पे स्पीड 0 हो जा रही है, बोले सही है ना। और 11 सेकंड पे आपसे पूछा गया है, तो बेटा 11 सेकंड पे आप इसका जो स्लोप निकालोगे वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, स्लोप हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी 3.6 डिवाइड बाय 2, ये हाइट 3.6 है, लेंथ 2 है, ओके सर। तो 1.8 आएगा। बता दीजिए। Fourth, rope of length L is pulled by a constant force. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? बच्चों ये सवाल हमने क्लास में भी किया था। देखिए ऐसा एक रॉड है जिसका लेंथ मास m है, लेंथ l है, और इधर फोर्स लगा रहे हैं, और सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन बताना है। तो सबसे पहले बच्चों पूरी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसको, है ना, पूरे का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, तो फोर्स डिवाइड बाय मास पूरे का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो x वाला हिस्सा है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेटा एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, और दूसरा फिर ये वाला हिस्सा हो गया। जो पहले वाला हिस्सा उसकी लेंथ x है, जो दूसरा वाला हिस्सा है उसकी लेंथ l माइनस x है। दूसरे वाले हिस्से को देखिए बेटा, दूसरे वाले हिस्से के आगे जाने का कारण जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट टेंशन है, तो टेंशन ये हो गया, तो टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा f बाई m, और बेटा इसका जो मास होगा इस वाले हिस्से का l माइनस एक्स लेंथ के हिस्से का, ये मास होगा टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, और l माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरा हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, f बाई एल इंटू एल माइनस एक्स आ जाएगा। ये मैंने क्लास में बच्चे बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप देख लीजिएगा उसको। सर बोलिए। सर ये जो सर आपने फिफ्थ क्वेश्चन कराया है, इसमें सर जो लिफ्ट है वो ऊपर जाती है, तो सर टेंशन में प्लस ए होगा ना? नहीं ना बेटा, ऊपर लिफ्ट जा रही है, लेकिन ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड घट रही है। ठीक है, जैसे ऊपर जा रही है 10 8 है ना, 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो स्पीड ऊपर जाते हुए घट रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे तरफ होगा ना, तभी तो घटेगी, नहीं तो बढ़ेगी। लेकिन इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सर इसके हिसाब से सर 12,000 आंसर आएगा। 14,000 दे रखा है, देखिए सॉल्व करते हैं। 15 ये घटेगा तो 8 बचेगा,
15 8 120 12,000 आना चाहिए। क्या दे रखा है इन्होंने? सॉरी सर, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।